कहानी महाराष्ट्र की है। पुणे से लगभग 112-15 किलोमीटर दूर एक सतारा इलाका है, और उस सतारा के इलाके से भी करीब 10-15 किलोमीटर अंदर जाकर एक वाई करके जगह है, और उस वाई पुलिस स्टेशन का ये मामला है। एक संतोष पोल, ये अपने आप को, अच्छा इसमें कई चीजें अजीब है। डॉक्टर संतोष पोल, संतोष पोल को लोग संतोष पोल के नाम से कम जानते थे। मैं पॉल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो POL लिखता था हमेशा। तो डॉक्टर संतोष पोल को पूरे इलाके में 15 साल से लोग डॉक्टर साहब के नाम से जानते थे। वो एक वाई इलाके में ही एक हॉस्पिटल था, घोटवाडेकर हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में उसने करीब 8 साल काम किया। इसके अलावा वो वाई और उसके पास एक डोम गांव है वहां और आसपास के इलाकों में उसने कई डिस्पेंसरी भी खोली अपनी। लेकिन जब ये केस खुला तब पता चला कि कैसे डॉक्टर संतोष पिछले 15 साल से वहां के लोगों को बेवकूफ बना रहा था। कायदे से वो डॉक्टर था ही नहीं कभी, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को डॉक्टर पेश किया, और वहां के लोग तमाम उसके पास इलाज कराने आते। बट था बहुत काबिल। जिस घोटकावेडेकर हॉस्पिटल में वो 8 साल काम किया, वहां के जो हेड और जो ओनर थे डॉक्टर, उन्होंने बताया कि जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते थे तो पहला हेल्पर यही होता था, जो और खासतौर पर एनेस्थीसिया देने का काम भी यही करता था, पेशेंट को बेहोश करने का। वो भी बड़ी नाजुक चीज होती है एनेस्थीसिया किसी को देना बेहोश करने, क्योंकि अगर आप तय मात्रा से ज्यादा अगर दवा देते हैं तो वो जान भी ले सकती है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन वो भी उसकी प्रोफेशनल स्किल की बड़ी तारीफ करते थे उस हॉस्पिटल के जो मेन ओनर थे। लेकिन बाद में फिर कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद उसने वो हॉस्पिटल छोड़ा, फिर अपनी डिस्पेंसरी खोली। लेकिन जब पुलिस ने पूरी तफ्तीश की तो पता चला कि कायदे से ये कभी डॉक्टर था ही नहीं। इसने बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी BEMS का कोर्स किया हुआ था, और बस ये वही था। इसकी एक दूसरी पहचान ये भी थी कि ये वहां की ग्राम सभा में चुनाव भी लड़ता था और वहां का प्रतिनिधि भी रहा। उसने रिप्रेजेंट किया अपने गांव को, तो एक दबदबा था। इसके अलावा धीरे धीरे करके ये RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, उसका भी एक्टिविस्ट बन गया था। और ये इस RTI के हथियार का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए करता था, खासतौर पर पुलिस वालों के लिए। उसने करीब 50-60 ऐसे RTI के निकाल कर, कहते हैं लोगों को, बहुत खासतौर पर पुलिस वालों को ही ब्लैकमेल करना शुरू किया करप्शन को लेकर। और इसलिए उस इलाके की, सतारा इलाके की पुलिस जो है डॉक्टर संतोष पोल से घबराती थी, क्योंकि पता नहीं कब किस पुलिस वाले को ये फंसा दे, उनके ऊपर इल्जाम लगाए। RTI भी करता था, ऊपर तक एंटी करप्शन ब्यूरो में भी इसकी पहुंच थी, वहां तक जाता था। तो इसके ये जो 2-3 पूरा इसका एक अपना बना रखा था इसने, एक डॉक्टर, ऊपर से ग्राम सभा, ऊपर से RTI एक्टिविस्ट, और धरना प्रदर्शन रैलियों में भी शामिल होता था। तो खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल इससे घबराते थे और डरते भी थे। ये इस कहानी का एक पार्ट है। अब दूसरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है 2016 जून में। 15 जून को इस वाई इलाके में, वाई पुलिस स्टेशन में कुछ लोग आते हैं मिसिंग कंप्लेंट लेकर। उनका कहना था कि आंगनवाड़ी स्कूल की एक टीचर, जिसका नाम मंगला था, वो गायब हो गई। पुलिस के पास रिपोर्ट आती है, वाई पुलिस स्टेशन उसकी तफ्तीश करती है, छानबीन करती है।
लेकिन बहुत ही आमतौर पे पुलिस जो इस तरह के केसेस में करती है, कोई हाई प्रोफाइल केस ना हो, आम लोग हों, तो थोड़ा सा वो टालती भी है, टाइम भी लेती है। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ। 15 जून को मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज हुई, पुलिस ने खानापूर्ति की, उसके बाद जांच करने लगी। तभी ये घर वाले पुलिस वाले को जाकर बताते हैं कि जो मंगला थी वो डॉक्टर संतोष पोल के टच में थी और वो उससे इलाज भी कराती थी। तब भी पुलिस ने ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया। एक तो पुलिस घबराती थी, और जिस वाई पुलिस स्टेशन में ये मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज थी, उस वाई पुलिस स्टेशन का के जो इंचार्ज था, उसके खिलाफ भी डॉक्टर संतोष पोल ने उससे कुछ वक्त पहले ही करप्शन के बड़े सारे चार्जेस, इल्जाम लगा रखे थे, और वो उसको भी धमकाता था। और ये वो था जो पुलिस वालों से भी एक तरह से उगाही करता था, पैसे लेता था। तो अब ये सवाई पुलिस स्टेशन को ये भी लगा कि इस मामले में संतोष पॉल को उठाएं, पूछताछ करें, तो ऐसा ना लगे कि उसने चूंकि इल्जाम लगाया तो पलट के पुलिस बदला ले रही है। तो एक प्रॉब्लम उनकी ये भी थी। तो इसलिए धीरे धीरे पुलिस वक्त टालती रहती है, लेकिन फिर घर वालों के प्रेशर डालने पे और बाकी लोगों के प्रेशर डालने पर पुलिस जब केस की तफ्तीश करती है और मंगला का जो कॉल डिटेल खंगालती है, तो पता चलता है कि 15 जून को जब ये गायब हुई थी, तो आखिरी बार जो उसके कॉल पे, उसके फोन पे जो कॉल आया था, वो डॉक्टर संतोष पोल के मोबाइल नंबर से था। अब इतना काफी था बेसिक पूछताछ के लिए। पुलिस डॉक्टर संतोष पोल को बुलाकर पूछताछ करती है। संतोष पोल बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, उसे कुछ नहीं मालूम, वो उसके पास अक्सर इलाज कराने आती थी, तो इसलिए इलाज के सिलसिले में फोन किया होगा, और ये कहकर वो पुलिस को टाल देता है। पुलिस के पास भी कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं, पुलिस उसको जाने देती है। लेकिन इधर पुलिस को थोड़ा सा डाउट था कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, तो पुलिस अपनी तफ्तीश को अब आगे बढ़ाती है। दूसरा एक यहाँ पे शायद इंटेंशन ये भी था कि उसी वाई पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के खिलाफ पीछे पड़ा हुआ था डॉक्टर संतोष पोल, तो उन्हें लगा कि इस केस में अगर उसको घेर सकते हैं तो बदला भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पुलिस ने काम करना शुरू किया। डॉक्टर संतोष पोल ने मना कर दिया। अच्छा, रीजन भी यही था कि हाँ, उसके बहुत सारे पेशेंट हैं जो उसको कॉल करते हैं इलाज के लिए। तो पुलिस ने इसको कुछ, इसमें कुछ अजीब लगा भी नहीं, छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद जब मंगला के कॉल डिटेल को खंगाल गया, तो पुलिस ने देखा कि मंगला की गायब होने के, हाँ, उस दिन ये बताया था कि मंगला से बातचीत हुई, उसके बाद उसने मंगला को नहीं देखा। लेकिन उसके बाद भी अगले 3-4-5 दिनों तक मंगला के कॉल, मोबाइल से कॉल किया जा रहा था। तो पुलिस को ये बड़ा अजीब लगा। तो उसने देखा कि ये कॉल कहाँ कहाँ गया। तो जब उसने सारे कॉल नंबर डिटेल खंगाले, तो एक नंबर एक ज्योति नाम की नर्स से जाकर मिलता है। जैसे ही ज्योति का नाम सामने आता, पुलिस थोड़ी सी हैरान होती, इसलिए कि ज्योति एक्चुअली डॉक्टर संतोष पोल की करीबी थी, और उसके लिए बतौर उसके क्लिनिक में, डिस्पेंसरी में नर्स के तौर पे काम करती थी, और कई साल से उसके साथ थी। बल्कि उस इलाके में ये भी था कि ज्योति जो है वो डॉक्टर संतोष पोल की गर्लफ्रेंड है। तो जब ये चीज सामने आती है, तो पुलिस बिना डॉक्टर संतोष पोल के बताए हुए ज्योति को उठा लेती है, और ज्योति से पूछताछ करती है कि ये नंबर तुम्हारा एक तो आ रहा, और दूसरा जिस जिस लोकेशन पे है वहां वहां तुम भी हो। तो एक तो उस नंबर से कॉल किया गया, दूसरा वो फोन भी ज्योति के पास ही था। तो जब ये चीज आती है, पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो ज्योति चूंकि एक लड़की थी, वो आसानी से टूट जाती है, और वो कहती कि हाँ, ये मंगला का फोन है, और ये फोन मुझे डॉक्टर संतोष पोल ने दिया था। तो उसने कहा कि मंगला कहाँ है?
तब उसने बताया कि एक्चुअली मंगला को 15-16 जून की रात और सुबह ही डॉक्टर संतोष पॉल ने मार दिया, और मारने के बाद उसको एक फार्म हाउस है वहीं पे, डोम गांव है, उसका एक हिस्सा पोल्ट्री फार्म के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो उसी पोल्ट्री फार्म में या फार्म हाउस में दफना दिया। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो इसके बाद पुलिस सबसे पहले एक टीम मुंबई जाती है, क्योंकि इस 15 जून के बाद जब डॉक्टर संतोष पॉल से पूछताछ शुरू हुई तो संतोष पॉल अपने बहनोई के पास मुंबई चले जाते हैं, जहां पे वो उनका बहनोई रहता था, पुलिस से बचने के लिए भी, और उससे लगता है बाद में आ जाएंगे। तो पुलिस की एक टीम जाती है मुंबई और डॉक्टर संतोष पॉल को गिरफ्तार करके लाती है। उसके बाद ज्योति के साथ आमना सामना जब कराती है तो संतोष पॉल के पास कोई और रास्ता बचा नहीं, फिर वो अपने जुर्म का इकरार करता है, और उसके बाद जो कहानी सुनाता है तो सतारा पुलिस को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस एक मंगला केस के जरिए वो एक सीरियल किलिंग का एक बहुत बड़ा केस को खोलने जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा सीरियल किलर उनके सामने बैठा हुआ है। जो पहली चीज बताता है डॉक्टर संतोष पॉल, वो ये बताता है कि मंगला को मारने के बाद उसने उस फार्म हाउस में ही दफना दिया है, और वो फार्म हाउस भी एक्चुअली उसका नहीं था, वो एक सिंचाई विभाग की महाराष्ट्र सरकार की जमीन थी जिसपे उसने कब्जा कर रखा था, इसी तरह से डरा धमकाकर, आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर। और उस फार्म हाउस में कमरा वमरा बनाने के बाद, थोड़ा ठीक ठाक कराने के बाद, उसने एक पोल्ट्री फार्म भी खोल दिया था। वो पोल्ट्री फार्म खोलने का मकसद कुछ और था, वो मैं आगे बताऊंगा। तो उसने बताया कि मंगला की लाश को उसने फार्म हाउस में दफना दिया। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, जिस जगह पे वो बताता है कहाँ पे दफनाया आप, चूंकि वो बहुत बड़ा था, तो वो एक जगह पे ले जाकर, एक नारियल का पेड़ लगा हुआ था, वो बोलता है इस नारियल के पेड़ के नीचे। पुलिस की टीम नारियल के पेड़ को फिर मशीन से काटती है, हटाती है, गड्ढा करती है, अंदर से एक कंकाल मिलता है, उसको भेजा जाता है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि फॉरेंसिक और उससे डीएनए से कि ये मंगला की ही लाश। अभी तक बात सिर्फ मंगला तक चल रही थी, लेकिन इसके बाद फिर पुलिस को शक होता है, और क्योंकि कुछ चीजें ज्योति ने ऐसी बताई थी, उसका अचानक सतारा पुलिस के पास आसपास के जितने एरिया थे वो सब, वो जो वहां के आईजी एक आते हैं और वो कहते हैं कि एक मिसिंग रिपोर्ट पे काम करना शुरू करो, क्योंकि उन्हें डॉक्टर संतोष पॉल के कुछ पूरे उसके कैरेक्टर को लेकर और उसके हाव भाव, उसके बात करने के तरीके पे शक होता है, और वो कहते हैं कि जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट है उस पे पता करो वो कौन कौन कब से मिसिंग है और उनका क्या हुआ। तो जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि करीब 16 औरतें, महिलाएं आसपास के इलाके से मिसिंग है। अब उसमें कॉमन बात क्या थी? कॉमन बात ये थी कि जो 16 की 16 गायब थी, या तो वो अकेले रहती थी या उनका पति कहीं और बाहर नौकरी करता था, उस जगह पे नहीं रहता था। अब इसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस की तरफ जब ध्यान दिया तो उसने देखा कि वहां पे करीब 22 से 25 नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। अब ये नारियल के पेड़ के ऊपर ध्यान देना इसलिए था क्योंकि ज्योति ने गलती से एक बात बता दी थी पुलिस को, इसी के ऊपर उन्होंने फोकस किया था।
तो जब ये मिसिंग रिपोर्ट आती है, इसके बाद इस दौरान में ये तो वहाँ के लोकल अखबार में ये खबरें भी आनी शुरू हो जाती हैं कि वो गायब थी मंगला, तो उसकी लाश एक फार्म हाउस में मिली, डॉक्टर संतोष ने मारा, डॉक्टर साहब ने मारा। तो अब जितने लोगों की घरों से गायब थी औरतें, उनको अचानक लगता है कि कहीं उनके जो मिसिंग है उसको भी ना मार दिया, तो वो सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो पुलिस पे फोर्स करते हैं कि हमारे इस जो गुमशुदा है इनको भी अब तलाशिए। तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर। इसके बाद संतोष पॉल से फिर अच्छे तरीके से पूछताछ होती है। जब अच्छे तरीके से पूछताछ होती है तो फिर वो पूरी कहानी सुनाता है। और इसके बाद पुलिस की टीम फार्म हाउस पहुंचती है, जेवीसी मशीन जाती है, फार्म हाउस में खुदाई शुरू होती है। एक एक कर मंगला के अलावा, अच्छा वो बहुत बड़े एरिया में है फार्म हाउस, तो 5 नारियल के पेड़ की तरफ वो उंगली करता है, उनकी खुदाई होती है, उसमें कई दिन लगते हैं और उन 5 के नीचे से कंकाल मिलते हैं। तो कुल 6 ऐसी लाशें मिली। इनमें से 5 औरतों की थी, एक पुरुष का था, मेल था एक लाश तो ऐसी मिली जिसकी ऑरेंज रंग की साड़ी उसके कंकाल के साथ उस वक्त भी वैसी चिपकी हुई थी। उसको आइडेंटिफाई किया गया। तो बाकी जो 6 के 6 मिले, उन सब के 6 के 6 की पहचान और शिनाख्त हो गई। अब इनकी कहानी शुरू होती है। इसमें से जो पहला कत्ल किया था डॉक्टर संतोष पॉल ने, वो 2003 में किया था। संतोष पॉल उस इलाके में जब था सतारा में, तो एक 23 साल की महिला थी जिसके साथ इससे इश्क हुआ। उसके बाद उसकी शादी होने वाली थी कहीं, वो इससे चाहती थी शादी कर ले, इसने मना किया। जब वो प्रेशर डालने लगी तो एक दिन इसने उसको बुलाया और बोला कि तुम सारे अपने गहने वहने लेकर आ जाओ और फिर हम शादी करते हैं। वो आई, उसके बाद इसने उसको इंजेक्शन दिया एनेस्थीसिया का, बेहोश हो गई। उसके बाद उसी बेहोशी के हालत में इसने गड्ढा खोदा और वो जिंदा थी। इसने जो भी 6 लोगों को मारे वो सब जिंदा थे। उसके बाद उसमें दफनाया और उसके ऊपर नारियल का एक पेड़ लगा दिया। ये पहला कत्ल था उसका। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरा, फिर एक और से इसको इश्क हुआ। फिर ये जिसकी ऑरेंज कलर की साड़ी मिली थी साथ में कंकाल के, उसने उसे भी गहने के साथ और उसके साथ बुलाया और बुलाने के बाद फिर उसको भी इस सिरिंज से इंजेक्शन दिया और वो बेसुध हो गई। इस इंजेक्शन की खासियत ये थी कि इसको आप जब देते हैं तो बेसुध हो जाते हैं। आपको सब कुछ पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, आपके हाथ पैर ऐसा लगता उठ नहीं रहा। और उसी आलम में वो उसको गड्ढा खोदता और दफना देता जिंदा और उसके ऊपर नारियल का पेड़ लगा देता। एक इसके बाद महिला थी जिसको इसने झूठ बोला था कि तुम्हारा HIV एड्स है, और एड्स के नाम पे काफी दिन तक बोला मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इलाज करूंगा। और वो करते करते फिर उसने उसको भी मार डाला, क्योंकि उससे उसने उधार ले रखे थे बहुत। उसे भी मारने के बाद वही फार्म हाउस में नारियल के गड्ढे में डाला और फिर नारियल का पेड़ लगा दिया। जो इकलौता पुरुष था वो वहां का एक, उसकी जेवर की दुकान थी डोम गांव में ही, सतारा में। उसने उससे कुछ उधार ले रखा था और वो उससे वापस पैसे मांग रहा था। तो उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा था कि पैसे दो नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तो एक दिन उसने इसको
बीच में फिर वो कुछ बीमार रहने लगा जिसने उधार दिया था, तो एक दिन उसको बोला कि तुम आओ, तुम्हारा मैं इलाज कर देता हूँ ठीक से। और उसी फार्म हाउस में बुलाया, उसमें एक कमरा बनाया हुआ था ऑलरेडी। वहां उसने उसको वही इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद बेसुध हो गया। और उसके बाद उसने उसको भी गड्ढे में दफनाया और उसके ऊपर नारियल का पेड़ लगा दिया। इसके सारे कत्ल में एक कॉमन चीज ये थी कि ये जिसको मारता था अचानक नहीं मारता था, ये पहले से प्लान करता था। जैसे आज इसने तय किया कि इसे मुझे मारना है, तो वो दिन भी चुनता था और तारीख भी चुनता था और वक्त भी चुनता था। और उसको मारने से पहले उस फार्म हाउस में बाकायदा गड्ढा तैयार कर देता था। और वो पूरा गड्ढा खोदने के बाद तब वो अपने शिकार को बुलाता था और फिर उसको मारने के बाद दफनाता था। और नारियल का पेड़ सिर्फ इसलिए ताकि उसे याद रहे किस किस जगह किसको दफनाया। तो जब मंगला की लाश मिली थी जिस दिन, आखिरी जो, और पुलिस ने उसको फिर पकड़ा, तो ये सारी तफ्तीश और ये सारी चीजें, ये सारी कहानियां तो चलती रही। अचानक एक पुलिस वाले ने नोटिस किया कि उसी फार्म हाउस में एक और गड्ढा खुदा हुआ है। अब पुलिस के लिए ये बड़ी अजीब चीज थी कि मंगला को तो इसने मार दिया, और वहां गड्ढा होने का मतलब जो इसने पूछताछ में बताया था कि ये पहले से गड्ढा खोदता था, क्योंकि ये तारीख जब डिसाइड कर लेता था किस दिन मारना है, तो पहले गड्ढा वड्ढा सब रेडी होता था। तो पुलिस बड़ी हैरान कि ये सातवां गड्ढा किसके लिए। तो जब पूछताछ हुई तो पता चला कि जिस ज्योति, जो इसकी पार्टनर थी, जो नर्स, जो मंगला के कत्ल में भी शामिल थी एक तरह से, वो इसके कत्ल के सारे जो सिलसिले थे उसके बारे में उसे जानकारी हो गई थी और वो सब जानती थी। शुरुआत के कत्ल में वो शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे चूंकि वो नजदीक आई तो उसे बहुत सारी चीजें पता चल गई। तो डॉक्टर संतोष पॉल को लगता था कि कभी ना कभी ये शायद मुंह खोल दे, क्योंकि ये एक लड़की है और वो फंस जाएगा। तो मंगला को मारने के बाद उसने ये तय किया था, और जब ये उसके बाद पुलिस ने इससे पूछताछ की मंगला के कि आखिरी कॉल डिटेल तुम्हारे पास है, तो उसे लगा कि पुलिस आज मुझसे पूछताछ कर रही है, कल को हो सकता है ज्योति से भी पूछताछ करे। तो उसने उस दौरान में ही ये तय कर लिया था कि अब ज्योति को भी मार देंगे। और सातवां गड्ढा उस ज्योति के लिए था, लेकिन ज्योति की नसीब कि उससे पहले ही पुलिस ने डॉक्टर संतोष पॉल को पकड़ लिया और इस तरह से ज्योति की जान बच गई, वरना वो सातवां गड्ढा उसी का था। अब जब पुलिस ने पूरे फिर फार्म हाउस की छानबीन की तो वहां पे ऐसे करीब 22 से 25 नारियल के पेड़ और मिले। अब उसने 2003 से कहानी सुनाई, लेकिन वो बहुत बार घुमाता रहा। तो महीनों तक खुदाई चलती रही, कुछ कुछ कहीं से कुछ टुकड़े भी मिले, कुछ हिस्से भी मिले, लेकिन कुल मिलाकर 6 लाशों के अलावा पुलिस को और आगे, मतलब अभी तक की जो जानकारी, कोई ऐसे सबूत मिला नहीं। और जो सबसे बड़ी बात थी उसमें यह थी कि उस फार्म हाउस पे इसने एक हिस्से में पोल्ट्री फार्म इसलिए खोला था ताकि उसे ये जरा सा भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। चाहता था कि गड्ढे के अंदर बेशक उसने लाश को दबा दी है, उसके ऊपर नारियल का पेड़ भी लगा दिया है, लेकिन गलती से भी अगर बदबू कभी आ गई बाहर तो वो पकड़ा जाएगा। तो उस बदबू को कंफ्यूज करने के लिए उसने पोल्ट्री फार्म खोला और वहां पे मुर्गे मुर्गियां पालना शुरू किया, क्योंकि उनके दड़बे से या मुर्गी पोल्ट्री फार्म की जो एक बदबू आती है उसमें बाकी सारी बदबू जो है वो ढक जाएगी, छुप जाएगी। और ये पोल्ट्री फार्म खोलने का ही उसका पूरा मकसद यही था। अब ये जब सारी चीजें हो गई तो उसके बाद पता चला कि एक्चुअली वो सिर्फ लूटपाट के लिए शुरुआत में या फिर प्यार करने के बाद धोखा देने की नियत से ही वो कत्ल नहीं करता था, बल्कि वो थोड़ा सा साइको टाइप हो गया था, वो सनकी था और उस सनक में ही वो कत्ल करता था। और
उसके केस पूरे मामले में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये इसको कत्ल करने के बाद बड़ी खुशी होती थी, और एक और भी चीज होती थी कि देखो मैं कत्ल कर रहा हूं आराम से, मैं गड्ढे में दफना रहा हूं, मैं नारियल के पेड़ लगा रहा हूं, और पकड़ना तो दूर, पूछताछ तो दूर, आखिरी केस से पहले तक कभी किसी को भनक तक नहीं लगी कि मैं कौन हूं, क्या हूं। यहां तक कि उसे ये भी था कि मैं 15 साल से पूरे इलाके में डॉक्टर बाबू के नाम से मशहूर हूं, डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर हूं, लेकिन किसी को यही पता नहीं कि मैं डॉक्टर भी हूं। हालांकि ये बचपन में बड़ा पढ़ने लिखने में तेज था, इनके घर वालों का कहना है, लेकिन वही है कि गलत रास्ते पे चला था। तो खैर 6 मामलों में पुलिस ने इसको आरोपी बनाया, और उसके बाद अभी भी ये मामला कोर्ट में है। अभी लोअर कोर्ट का भी फैसला नहीं है। हालांकि वहां के लोगों को इतना गुस्सा इसलिए भी था कि 6 कत्ल, वो भी तमाम आसपास के लोगों का, और वो भी महिलाओं का, उनमें से 5, और बाकी बहुत सारी मिसिंग है, उनका भी सच आज तक पता नहीं चला है। तो एक जांच को भी लेकर सवाल उठे थे कि क्या जो बाकी 16 महिलाएं, 17 महिलाएं गायब हैं, उनको भी इसने मार डाला, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों से भी इसके थोड़े से रिश्ते एस्टेब्लिश होते हैं। ये कभी ना कभी उन लोगों का इलाज करता था, और चूंकि वो इलाका ऐसा है पूरा कि वहां पे कई लोगों की ये फ्री इंजेक्शन लगा देता, कभी फ्री दवा दे देता, तो उन लोगों के संपर्क में, टच में था। तो ये शक और सवाल आज भी है कि उनमें से, क्योंकि बहुत सारी लौटी नहीं है आज तक, तो उनका हश्र क्या हुआ, उनका अंजाम क्या हुआ, क्या वो भी डॉक्टर संतोष पोल के हाथ का शिकार हुई? अगर हुई तो उनकी लाशें या कंकाल क्यों नहीं मिला? तो हालांकि प्रशासन ने जेबीसी मशीनें बुलाकर पूरे फार्म हाउस को ही लगभग खुदवा डाला, लेकिन वही है कि किस्तों में, टुकड़ों में कुछ चीजें मिली, लेकिन पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुई बाकी की चीजें। तो संतोष और वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है ज्योति, वो अभी भी महाराष्ट्र पुलिस के कब्जे में है। सतारा में ये मामला चल रहा है, कोर्ट में ये मुकदमा दायर हो चुका है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब देखते ये हैं कि इसका फैसला क्या आता है, क्योंकि बीच में एक ये भी आया था कि डॉक्टर संतोष पोल को दिमागी रूप से मतलब कमजोर बताकर केस को हल्का किया जा सकता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो ये साबित करेगी कि वो कहीं से भी दिमागी रूप से कमजोर नहीं था, और ना ही उसने किसी पागलपन में या किसी और वजह से ये कत्ल किए। सारे कत्ल उसने होशो हवास में किए, पैसे के लालच में किए, हवस में किए। जो उसने आखिरी कत्ल, एक बार जब उसने वो कत्ल किया था जिस जेवर वाले से उसने उधार लिए थे ज्वेलरी से, तो जिस दिन उसने उसको कत्ल किया उस दिन भी करीब 20 तोला सोना उससे ले लिया था उसने। क्योंकि उसने कुछ ऐसी चाल चली थी कि मुझे तुम्हारे पैसे भी लौटा देंगे और बाकी भी मुझे कुछ जेवर चाहिए। तो 20 तोला के करीब उसने मंगाया था, और वो न पिछले लौटाए न वो लौटाया, बल्कि उसको इंजेक्शन देके मारने के बाद बाकायदा उससे मतलब मरने से पहले भी उसके साथ लूटपाट की। तो ये थी पूरी कहानी डॉक्टर संतोष पोल की। ये बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि आम जिस तरह के मशहूर बड़े केसेस हैं उसमें ये सबको मालूम होगा, लेकिन जो तरीका था मैंने आपको बताया, कत्ल करने का मकसद था, जिस तरीके से लाश को दबाने का, छुपाने का, वो बड़ा अजीब था। तो ये थी पूरी कहानी। अब मैं